हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। और आज की इस क्लास में हम 8th क्लास के सब्जेक्ट विज्ञान के कार्यपत्रक नंबर 17 के विषय में अध्ययन करेंगे। और इस कार्यपत्रक का टॉपिक है धातु एवं अधातु। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले हम जानेंगे अम्ल और क्षार के गुणों के विषय में। यहाँ पर आपको कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोत के विषय में आपको बताया गया। जैसे लैक्टिक एसिड हमें दही से प्राप्त होता है। तो लैक्टिक एसिड का या लैक्टिक अम्ल का स्रोत क्या है बच्चों? दही। क्योंकि जो दैनिक रूप से हम दही खाते हैं उस दही में लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है। ठीक है। इसी प्रकार एसिडिक अम्ल हमें प्राप्त होता है सिरका से। और आप सभी जानते हो सिरके का प्रयोग हम बहुत सी खाद्य पदार्थों में सिरके का प्रयोग करते हैं उसको खट्टा बनाने के लिए। इसी प्रकार एस्कॉर्बिक अम्ल, जिसे विटामिन सी भी कहा जाता है, ये हमें प्राप्त होता है आंवले से। और साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड हमें प्राप्त होता है खट्टे फलों से, जैसे नींबू और नारंगी। तो बच्चों, ये जो अम्ल हमें अभी आपने पढ़े ये हैं प्राकृतिक अम्ल, जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। अब हम पढ़ेंगे ऐसे अम्लों के विषय में जो कि प्रयोगशाला में प्रयोग किए जाते हैं और उनको प्रयोगशाला में ही बनाया जाता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल। क्योंकि ये अम्ल प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं और इनका उपयोग भी प्रयोगशाला में ही किया जाता है। और अब आपको हम बताएंगे कुछ सामान्य क्षारकों के विषय में, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड अर्थात NaOH, इसका रासायनिक सूत्र जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो होता है NaOH। और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है साबुन बनाने में। इसी प्रकार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एक सामान्य क्षारक हैं जिनका उपयोग एंटासिड के रूप में किया जाता है। जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस अम्ल की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको उदासीन करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो क्षारक होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके उस अम्ल के प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इसीलिए जब हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो इन एंटासिड का प्रयोग हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा को न्यूट्रलाइज करने में या उदासीन करने के लिए उसका उपयोग किया जाता है। अब हम बच्चों धातुओं के कुछ भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। जैसे यदि कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करवाई जाए किसी अम्ल की तो क्या होगा? बच्चों, धातुएं अम्ल के साथ जब भी अभिक्रिया करती हैं तो हमेशा लवण प्राप्त होता है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार आपसे पूछा जाता है कि जब यदि किसी धातु को किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो वह हाइड्रोजन गैस होती है जब हम अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाएं। और ये जो गैस होती है हाइड्रोजन गैस, यह है पॉप ध्वनि के साथ जलती है। जब हम प्रयोगशाला में यह प्रयोग करते हैं और हाइड्रोजन गैस जब हमें प्राप्त होती है तो उसके पास यदि माचिस की जलती हुई तीली लाई जाए तो यह गैस पॉप ध्वनि के साथ जल उठती है। सभी धातुओं की अभिक्रिया करने की जो दर होती है बच्चों वो बिल्कुल भिन्न होती है। अलग अलग धातुएं अम्ल के साथ अलग अलग दर के साथ अभिक्रिया करती हैं। अर्थात बहुत सारी धातुएं अम्ल के साथ बहुत जल्दी से, बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और बहुत सारी धातुएं अम्ल के साथ बहुत धीरे से, बहुत स्लोली रिएक्ट करती हैं। तो बच्चों, आपने क्या जाना कि जब किसी अम्ल को किसी धातु के साथ अभिक्रिया करवाई जाए तो हमें लवण प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। राइट। तो बच्चों, इसीलिए धातु के बर्तनों में अम्लीय पदार्थ नहीं रखने चाहिए। क्यों? क्योंकि धातु अम्लीय पदार्थों के साथ क्षय हो जाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि हमें एल्यूमिनियम के बर्तनों में नींबू का अचार क्यों नहीं रखना चाहिए। क्योंकि नींबू का अचार खट्टा होता है और उसमें अम्ल होता है और एल्यूमिनियम एक धातु होती है। तो जब अम्ल और धातु अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होते हैं। राइट। अब हम बात करेंगे धातुओं की क्षार के साथ अभिक्रिया। कुछ धातुएं क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण का निर्माण करती हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस भी उत्पन्न करती हैं, जैसे कि अम्ल। तो आप देखोगे बच्चों, जब हम धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब कोई धातु अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। है ना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दी गई एक्सरसाइज जो क्वेश्चंस आपके लिए हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए बच्चों,
कुछ सामान्य अम्ल और उनके स्रोतों के नाम बताइए। सामान्य अम्ल और स्रोत मैं आपको बच्चों यहाँ बता चुका हूँ। जैसे कि आप देखोगे, लैक्टिक अम्ल हमें दही से प्राप्त होता है, एसिटिक अम्ल हमें सिरके से प्राप्त होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी हमें आंवले से प्राप्त होता है और सिट्रिक अम्ल हमें खट्टे फलों से प्राप्त होता है। राइट, तो ये कुछ सामान्य अम्ल थे और उनके स्रोत थे। अब हम बात करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 देखिए, अचार को एल्यूमिनियम के बर्तनों में क्यों नहीं रखना चाहिए। जैसा कि अभी मैं आपको बता चुका हूँ कि अचार उसमें अम्ल होता है और अम्ल जब एल्यूमिनियम के बर्तन, जो कि एक धातु है, जब उससे अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होती है। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 3 देखिए, क्या होता है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं। जब भी धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो बच्चों क्या होता है, हमेशा लवण प्राप्त होता है हमें और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो बच्चों ये इसका उत्तर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। अचानक से किसी गैस को जलाने पर पॉप ध्वनि कौन सी गैस की उपस्थिति दर्शाती है। बच्चों, हाइड्रोजन गैस। जैसा कि आपको बता चुका हूँ कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है और उसके पास जलती हुई माचिस की तीली लाई जाए तो वह पॉप ध्वनि के साथ जल उठती है। तो बच्चों, ये कंटेंट आज यहीं समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि ये वर्कशीट और ये कंटेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जिस प्रकार आप बहुत मेहनत करते हो मेरी वीडियोस को देखकर, आज के इस कंटेंट को आपने अच्छे से देखा होगा और इसकी लिख के आप प्रैक्टिस करोगे, ऐसी मैं आपसे आशा करता हूँ। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों, जो आपने अपना कीमती और वैल्यूबल वक्त दिया इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू सो मच मेरे बच्चों।